ऊपर वाले का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी सोच और जज्बे के साथ स्वागत है आप सभी का अशोका आईआईटी जेईई परिवार में। हमारे यहाँ पर आईआईटी जेईई नीट व एम्स जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषयों पर कोचिंग क्लासेस दी जाती है। खासकर अगर मैथ्स की बात की जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर व फैकल्टी मिस्टर AK सिंह की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, क्योंकि वह मैथ्स पढ़ाते ही नहीं सिखाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लगभग 24 सालों के अनुभव और अपनी मजबूत फैकल्टीज़ के साथ मिस्टर AK सिंह सफलता से इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अनेकों विद्यार्थी आईआईटी जेईई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते जा रहे हैं। मैथ्स के तो मिस्टर AK सिंह प्रख्यात विद्वान हैं ही, साथ ही में हमारे इंस्टीट्यूट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रतिभाशाली शिक्षक मौजूद हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए सभी संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। फंक्शन शुरू किया जाए। फंक्शन टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दें। देखिए, पहला कंसेप्ट ये है, सब दिमाग में बिल्कुल बना लीजिए कि अंडर रूट के अंदर कोई भी मटेरियल हो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जनरली हम लोग दिमाग में ये रहता है कि अंडर रूट के अंदर अगर 4 है तो हम इसे +-2 लिखते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक, कैसे? आप कहेंगे कि अगर x² = 4 लिखा है तब तो हम x = +-2 लिखते हैं ना, ये सही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप इसको देखें और इसको देखें, दोनों में डिफरेंस बताइए। अंडर रूट के अंदर कोई भी मटेरियल हो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसलिए यहाँ प्लस माइनस आप नहीं लिख सकते। यहाँ x² = 4 है तो आप x की वैल्यू +-2 दोनों लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ जब आप लेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इस वजह से x की दो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों मिलती है। बट अगर केवल अंडर रूट लिखा हुआ है तो उससे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात जानिए, अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो या कुछ भी लिखा हो, ये डिफाइंड होगा कब? जब f(x) की वैल्यू > 0। मीन्स अंडर रूट के अंदर का मटेरियल हमेशा > 0 होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? जैसे मैं आपसे कह दूं कि अंडर रूट x² - 4 कब एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहेंगे कि जब x² - 4 > 0। क्लियर हो गई बात? अब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, तुरंत इसे क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद नंबर लाइन बनाएंगे, इसको 0 करेंगे x की वैल्यू 2 आएगी, इसको 0 करेंगे x की वैल्यू -2 आएगी। इधर इनफिनाइट, इधर आपको याद है ये प्लस, ये माइनस, और ये आपको क्या चाहिए? > 0। > 0 मीन्स पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, और जब और या बोलते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं? यूनियन। और ये क्लोज इंटरवल 2 से इनफिनाइट। क्लोज क्यों लिया? इक्वलिटी होल्ड करेंगे। क्लियर हो गई बात? तीसरी बात, mod x इज ऑलवेज पॉजिटिव। mod x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि mod x इज ऑलवेज > 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल। सारे x जो भी रियल है उनके लिए मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि mod x इज नॉन नेगेटिव। अगर आपसे मैं कहूं
कि मॉड x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 इसे सॉल्व करें, तो आप तुरंत मना करते हैं। क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मॉड x की वैल्यू ये क्या आ गई -1, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो आप सीधे लिख देंगे नो सेंस। क्लियर होगा? अगली बात समझिए, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा कर दूं। क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट x माइनस 1 प्लस मॉड x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें? बोलिए भाई, कोई भी आदमी। बिल्कुल, सुनिए ध्यान से, यही कंसेप्ट बताना चाह रहा था। यहां पर कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट सुनिएगा कि सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज is 0 if then separately there will be 0। बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता है लेकिन आप यूज नहीं कर पाते। जैसे यहां पे आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मॉड के अंदर मैंने u ले लिया प्लस अंडर रूट v ले लिया प्लस मैंने जेड स्क्वायर ले लिया और मैंने कहा ये 0। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिमाग में बना के चलना है, ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी। तीनों का सम 0 कब होगा? जब तीनों अलग अलग 0 होंगे, सेपरेटली 0 होंगे। निश्चित रूप से यहां से रिजल्ट आएगा u0, v0 एंड z0, तीनों 0। क्लियर हुआ? तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या? अंडर रूट x माइनस 1 प्लस मॉड x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना? तो इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। रीजन क्योंकि ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो इस हिसाब से देखें तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी और यहां से x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 1 और यहां से x की वैल्यू। एंड लगाए ना, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है दोनों में जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा, मींस दोनों में जो ऐसा नंबर हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वही पूरे इक्वेशन की जो है सॉल्यूशंस कही जाती है। तो यहां देखिए x इक्वल टू 1 है और यहां x इक्वल टू 1 है, तो -1 नहीं लिया जाएगा ना। फाइनल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन। अब समझ में आया? जरूरी नहीं है कि हम हर एक इक्वेशन को सॉल्व ही करें, कंसेप्ट लगाएं और सॉल्व करें। ठीक? तो जितनी भी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं उनका अगर सम 0 है तो इंडिविजुअली हम सबको 0 करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते कर लेंगे। इसके बाद चौथा कंसेप्ट देखिए, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 12 तक, ये सब क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटीज। यहां पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि 0 भी हो सकता है। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि x की पावर 2n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पांचवी बात, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, इन्हें क्या बोलते हो आप? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हो ना? क्या बोलते हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी पॉजिटिव क्वांटिटीज, दोनों पॉजिटिव में फर्क है, देख लीजिए। यहां भी मैं पॉजिटिव क्वांटिटी बोल रहा हूं, यहां भी, मतलब मैं यहां कहूंगा 2 की पावर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 की पावर x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, कभी 0 की इक्वल नहीं होगी, ना कभी नेगेटिव वैल्यू। तो यहां और यहां में दोनों में फर्क दिखा। x की पावर 2n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जबकि 2 की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं अगर यहीं पर
एक एक्सपोनेंशियल आता तो फिर हम क्या कहते हैं, वो पॉजिटिव है, उसको भी अलग से जीरो करना। मेरी बात समझ रहे? फिर सब में जितना कॉमन आता वही पूरी इक्वेशन की सॉल्यूशन दे देता। क्लियर होगी बात? कोई डाउट यहां तक? नोट कर सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 इफ a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव। ये बहुत यूज होता है, इसको तो बिल्कुल रट मारिए। इसको हम लोग 1000 टाइम बताते हैं 2 सालों में, और 1000 टाइम बताने के बाद भी जब 1001 टाइम हम पूछते हैं तो बच्चा नहीं बता पाता सारे। ये जो कंसेप्ट है इसको आपको चाहे जितनी बार बता दें, अगर आप नहीं याद कर लेंगे, आपको क्लिक नहीं करेगा तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन में परेशानी होने वाली है। तो निश्चित रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी अगर a पॉजिटिव है। a क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। फर्स्ट कोफिशिएंट है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। और a अगर पॉजिटिव है, a की वैल्यू 0 से बड़ी है और इसका डिस्क्रिमिनेंट d जानते हैं ना, d होता है b स्क्वायर माइनस। आप b, a और c की वैल्यू यहां रख करके देख लीजिए, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है और a पॉजिटिव है तो इस टोटल की वैल्यू पूरे रियल नंबर सिस्टम पे 0 से बड़ी आएगी। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि x स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस 2 की पावर x प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मैंने कहा ये 0 के इक्वल, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमेशा। अब ये क्यों पॉजिटिव होगा मैं आपको दिखाता हूं। ये ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? कारण देखिए, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू। a पॉजिटिव है कि नहीं? 1 0 से बड़ा होता है ना। आइए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा भाई? 1 माइनस 4 कितना आया? -3। नेगेटिव है ना। क्या पढ़ाया कि अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, निश्चित रूप से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अब आपके पास कभी ऐसा कंसेप्ट आता है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, है सेपरेटली वो क्या होंगे? 0 होंगे। अब अगर सेपरेटली 0 हुए तो इसकी वैल्यू इमेजिनरी आएगी ना, तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में आप कह सकते हैं ये कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गई बात? 7वीं बात देखिए, यही क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां भी आप कह सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो लोग नहीं पता सिंबल जान लें, इस सिंबल का मतलब है फॉर एवरी या फॉर ऑल। इफ a इज नेगेटिव, a क्या हो? नेगेटिव और d भी नेगेटिव, a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो, तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये पूरे रियल नंबर सिस्टम पे केवल और केवल नेगेटिव वैल्यू देने जा रहा है। कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू। 8वां कंसेप्ट देखिए, 8वें कंसेप्ट में आपको कुछ बातें बतानी है नंबर सिस्टम के बारे में। आप लोग 12th पास कर लेंगे, उसके बाद भी नंबर सिस्टम क्लियर नहीं रहता। तो पहली बात तो सिंबल और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका जरूरत आपको एग्जाम में पढ़ने वाली है। पहला, नेचुरल नंबर सिस्टम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। क्या होता है ये? 1 2 3 कहां तक? इनफिनिट। दूसरा, होल नंबर सुने हो? 0 1 2 3 कहां तक? इनफिनिट। तीसरा, इंटीजर्स या इसे i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को z या i दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा? ध्यान से देखिए, माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट डॉट, यहां पर आपका
-2 -1 0 1 2 कहां तक इनफिनिट। इन्हें क्या कहा जाता है? इंटीजर। ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। इसे z माइनस या i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। z माइनस या i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यहां तक पॉजिटिव इंटीजर्स कहे जाते हैं, और इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z प्लस से या i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जीरो फिर क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो से लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और जीरो से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। बट जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। कभी कभी आप देखते होंगे क्वेश्चन में इस तरह से भी लिखा रहता है, z नॉट या i नॉट। आप समझ रहे हैं? z नॉट या i नॉट, इसका क्या मतलब? जीरो जो लिखा होता है उसे नॉट पढ़ते हैं। इसका मतलब पता है किसी को? इसका मतलब होता है पूरा इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। कभी भी नॉट लगा हुआ है किसी भी नंबर सिस्टम में तो आप उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो जीरो के अलावा जितना भी नंबर सिस्टम होगा दैट इज नोन एज z नॉट या इंटीजर नॉट, i नॉट। आप देखिए ना यहाँ z माइनस जीरो मतलब जीरो के अलावा मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। यहां पर जीरो इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसके बाद आप देखिए चौथी बात, रैशनल नंबर। नाम सुना है? क्या होता है? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और ये होता है p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स बट q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। बट q जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं हो सकता। आखिर डिनोमिनेटर जीरो होने से क्या आफत आ जाती है? अनडिफाइंड हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मुझे बताइए ये 2 क्या है? रैशनल है या नहीं? बोलिए। है? अच्छा, 1/2 2/3 ये सारे रैशनल नंबर। कंफर्म? इसमें कोई शक नहीं ना? अच्छा, ये 2 है, क्यों रैशनल कह रहे हैं? क्योंकि इसे हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। दो इंटीजर का रेशियो सच दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इंटीजर वो रैशनल नंबर देगा। ये भी रैशनल है, इसकी वैल्यू बताइए 0.5। और ये भी क्या है? दोनों इंटीजर है और रेशियो है, इसलिए ये भी रैशनल होगा। इसकी वैल्यू बताइए कहां तक? क्या देखा आपने? ये तो 2.0 भी लिख सकता हूं इसको। अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद ये 0 पे खत्म हो जा रहा है, ये डेसिमल के बाद 5 पे खत्म हो जा रहा है, और ये डेसिमल के बाद कभी नहीं खत्म हो रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? रिपीटिंग डेसिमल। कैसा है? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर में हैं। क्लियर होगी बात? अब अच्छा इर्रेशनल के बारे में बात कर लें। इर्रेशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी को पता है सिंबल? नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा है और आपको इर्रेशनल का सिंबल नहीं पता तो फिर दुख की बात। क्यू डैश
Q रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और Q डैश इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन होते हैं बोलिए? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट करे और ना ही कभी खत्म हो, ऐसे डेसिमल्स को हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। मुझे बताइए 22/7 कैसा नंबर और E कैसा नंबर? 22/7 रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल। बट E क्या है? इरेशनल। E की वैल्यू कितनी होती है? 2.718। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जबकि 22/7 रेशनल की कैटेगरी में आता है, जबकि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका 22/7 है, होते हुए भी हम इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। रीजन कि क्योंकि ये जो 22/7 है, उल्टा कर दिया, पाई है नहीं, सॉरी, 22/7 है, ये अगर हम इसके इक्वल कर दें, मेरी बात समझिए, मैंने E की जो बात कहा वो तो सही है, लेकिन अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो ये जो है पाई के अप्रोक्सीमेट इक्वल। 22/7 किसके लगभग बराबर है? पाई के अप्रोक्सीमेट। तो अगर कोई ऐसा जो है आपको दिख रहा है कि वो इंटीजर अपॉन इंटीजर है और उसे रेशनल कैटेगरी में होना ही चाहिए, तो अगर रेशनल है और वो किसी इरेशनल के अप्रोक्सीमेट इक्वल, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये रेशनल हो जाएगा और वो इरेशनल। जैसे पाई की अगर हम बात करें तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 रेशनल। क्लियर होगी बात? अब अगर हम कुछ चीजें और जाननी है तो E के बारे में जान लें। E के बारे में वैसे बता भी चुका हूँ, 2.718 ये NRNT में ही आता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी इरेशनल नंबर है। आपको बता दें नंबर सिस्टम में दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पाई और दूसरा E। पाई की वैल्यू 3.14 और E की वैल्यू 2.718 अप्रोक्सीमेट। क्लियर हो गई बात? नोट करिए, तो इस पर और बातें बताते हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स comes alternatively। अल्टरनेटिवली का मतलब कोई भी नंबर सिस्टम है, अगर आपको मैं यहां 0 दे दूं या 1 दे दूं, 2 दे दूं, सुनिए इधर, तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनफिनाइट। अगर मैं आपसे कहूं कि 0 क्या है? रेशनल है, तो 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। आप जितना बताएंगे मैं उससे एक और कम कर दूंगा, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि 0 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा वो इरेशनल। ये तो जवाब दे सकते हैं। रेशनल, उसके बाद फिर रेशनल, फिर इरेशनल। पूछे कि भाई 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप ये तो बोल ही सकते हैं। वो ऑप्शन में नंबर नहीं पूछेगा आपसे, वही बोलेगा कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, तो आप दिमाग में बैठाए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 2.31 ये कैसा नंबर है? रेशनल है? बोलिए क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें 10 से गुणा करें तो ये 23.1 हो जाएगा, 100 से करें तो 231 इंटीजर आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2.31245 डैश अप टू इनफिनाइट, क्या कैसा नंबर है ये? इरेशनल। क्यों है?
क्योंकि अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें, 1000 से करें, 10,000 से करें, ये कभी आपको इंटीजर नहीं देगा। एक इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं कि अगर आपने 10, 100, 1000 या इस तरह से मल्टीप्लाई करने से वो इंटीजर में बदल जाए तो रेशनल, और अगर इंटीजर में ना बदले इरेशनल। ये भी एक तरीका हो सकता है समझने का या पहचानने का। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग 9। कुछ बातें और जान लीजिए। मुझे बताइएगा कि अगर कोई x, मैंने आपसे कह दिया कि 1 से 4 के बीच में, तो x स्क्वायर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? What? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर x स्क्वायर 1 और 16 के बीच में। नहीं कहेंगे? अगला क्वेश्चन है मेरा, बताइएगा कि अगर x की वैल्यू -1 और 4 के बीच में, तो x स्क्वायर क्या? बोलिए भाई, किसके बीच में होगा? 1 और 16 के बीच में होगा, पक्का? 0 से 16 के बीच में होगा। यहां पे अक्सर गलती करता है इनइक्वालिटी में। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है बच्चा गलती कर जाता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे चल के भी यूज में आने वाली हैं, तो इन पर आपको गलती नहीं करनी। देखिए अब अगर मैं आपसे कह दूं कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -5 से 4 तक, फाइंड x स्क्वायर, बता सकते हैं? x स्क्वायर की वैल्यू -5 से 4, x की वैल्यू -5 से 4 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू बताइए जी। 0 से 25 होगा ना। x अगर -5 से 4 के बीच में है तो x स्क्वायर क्या बताया आपने? 0 से 25 के बीच में। नहीं समझ आया? नहीं आया? अच्छा चलिए बताते हैं। ये जो y = x स्क्वायर है, इसके बारे में तो आप सबको पता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। यस सर। करता है ना? कैसा ग्राफ बनता है? अपवर्ड पैराबोला, इस तरह का, है ना। अब देखिए, आपको इसको पहले समझिए। ये वाला 1 से 4, 1 कहाँ होगा? यहाँ, और 4 कहाँ होगा? यहाँ। 1 पर क्या वैल्यू मिलेगी बताइए? x स्क्वायर है ना ये, 1 का स्क्वायर 1 और 4 पे क्या मिला? 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से यहाँ तक का करवाना चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ से कितनी है? इसलिए हम कहते हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में होगी? 1 से 16 के बीच। ठीक है। अब दूसरा देखिए। दूसरा मैंने आपसे कहा कि 1 से -1 से 4, तो -1 कहाँ होगा? यहाँ होगा ना। -1 पे क्या वैल्यू मिलेगी? 1 ही मिलेगी ना, x स्क्वायर है। -1 का होल स्क्वायर 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 1 मिल रहा है। अब 4 पे क्या मिल रहा है? 16 मिल रहा है। इसका मतलब आपकी बात पूरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इस पूरे ग्राफ में सबसे कम वैल्यू कब मिल रही है? 0 मिल रही, और सबसे ज्यादा 1 या 16। इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि x स्क्वायर 1 और 0 और 16 के बीच में। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू मुझे 0 मिल रही है और मैक्सिमम 16। अगला आइए, तीसरा फिर से एक बार ग्राफ बना दूं। अब की बार मैंने क्या बोला? -5 से 4 पे क्या मिलेगा? 16, और -5 पे क्या मिलेगा?
25। और 25 एक्स स्क्वायर है ना। यस सर। अब मेरा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक आएगा ना। यस सर। बोलो। यस अब यहाँ से यहाँ तक में मिनिमम वैल्यू क्या? 0। और मैक्सिमम 16 की 25। 25। इसलिए मैं क्या लिखूंगा? 0 से। अभी क्लियर हुआ? यस सर। अभी क्लियर हुआ कि अभी कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। जैसे कभी कभी आप देखेंगे आगे चल के कि आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं और -1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 लिखा हो, ऐसा कुछ आ गया नहीं समझ। जैसे कोई इनइक्वालिटी आपको आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको नहीं ये बात क्लियर हो रही तो मैंने यहाँ पे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां मैंने 0 दे दिया और यहां मैंने 5 दे दिया। मान लीजिए ये कोई इनइक्वालिटी मैंने दे दिया, तो पहला काम आप क्या करेंगे? 1 हटाएंगे। 1 हटाने के लिए सब में -1 करेंगे। यहाँ 4 आया कि नहीं? ये सिचुएशन आई कि नहीं आई बताओ? आई। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है एंड लेस देन 4 है। ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। मुझे तो पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से ग्रेटर होती ही है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हमेशा होती है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन -1 अगर वो लिख भी रहा है तो मैं नहीं मानने वाला, मैं इसको तुरंत 0 लिख दूंगा और ये लिखना पसंद करूंगा। यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी बट मैं यहाँ इक्वलिटी लगा। तो मेरे लिए एक्स स्क्वायर, कभी कभी बच्चा कहता है कि मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने लिखा -1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और उसके बाद अगला स्टेप मैंने यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 4 कर दिया। कहता है सर गलत कर दिया आपने, -1 की जगह 0 लिख दिया। हल्ला करें। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से बड़ी होती है, बट हमें जो पता है वो ये पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो हम यहाँ -1 हटा करके 0 लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी इस तरह की सिचुएशन कई सारी आपके सामने आने वाली है, इसलिए आपको मैं पहले से ही तैयार कर दे रहा हूं कि जब ये दिक्कतें आए तो क्लियर कट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं, ये 0 सही लिखा है। ठीक है। अब आइए इसके बाद 10वीं बात आपसे कर लेते हैं। हमने a की वैल्यू ले लिया 1 से लेके 4 तक। हमने कहा फाइंड 1 अपॉन, बता सकते हैं? पक्का 1 बाई, ये कह रहे हैं कि अगर a 1 से 4 के बीच में है तो 1 बाई a किसके बीच में बताया आपने? 1 बाई 4 से 1 के बीच में। क्लियर? पक्का? कंफर्म? अच्छा, अगर a की वैल्यू -1 से 4 है और मैं आपसे कहूंगी फाइंड 1 बाई 8, बताइए अगर a की वैल्यू -1 से 4 के बीच में है तो 1 बाई 8 क्या होगा? -1 से 1 बाई 2। कंफर्म? अच्छा, बहुत अच्छा। ये -1 है, ये 4 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बीच में बहुत सारे वैल्यू। ये सारे वैल्यूज -1 से 4 के बीच में है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 0.1 ले लूँ तो 0.1 इनके बीच में है कि नहीं दोनों? है या नहीं? यस सर। तो फिर 1/0.1 कितना होगा? कितना आ गया? 10 आ गया। आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि अगर a -1 से 4 के बीच में है तो 1/a किसके बीच में आपने बताया था? -1 से 1/4 के बीच में बताया। क्या ये यहाँ लाइन कर रहा है? नो सर। बोलो। 2 ले लीजिए, 2 भी 3 के बीच में है। 1/2 कितना? 0.5 1/4 के बाहर जाएगा। 1/4 कितना होगा? 0.25।
तो 0.25 पे आगे होगा ना 0.5, आप तो उसको ले ही नहीं रहे। बोलिए, इसका मतलब ये आपका कंसेप्ट रॉन्ग हो गया ना, हुआ या नहीं? Yes, sir. है ना समस्या? चलिए नोट करिए पहले इतना, तो फिर आगे बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, बताते हैं। देखिए y इक्वल टू 1/s का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक। पहला मैंने आपसे क्या पूछा कि a की वैल्यू किसके किसके बीच में है, 1 से 4 के बीच में, तो मुझे 1/a की वैल्यू बतानी है, ये पूछा है। देखिए ये ग्राफ है 1 से 4 ना, 1 कहाँ होगा यहां पर और 4 कहाँ होगा यहाँ पर। 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1/1 1 ही मिलेगी ना, Yes. और 4 पे वैल्यू क्या मिलेगी 1/4, क्योंकि हम लोगों के पास ये जो ग्राफ है वो किसका है 1/a या 1/x का, एक ही बात है ना। अब आप देखिए यहाँ 1 और 4 के बीच में कितना ग्राफ, हम 1 और 4 के बीच में हमारा कितना ग्राफ पड़ रहा है, कितना ही पड़ रहा है ना, बोलो। Yes, sir. इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/a 1/4 और 1 के बीच में होगा। Yes, sir. अब क्या दूसरा वाला आप खुद बता सकते हो, कितने लोग समझ गए ग्राफ से कैसे करेंगे, नहीं समझे तो मैं बताता हूं। जैसे मैंने कह दिया a बिलोंग्स टू -1 to 4, अगर मैं आपसे ये कहता तो इसको आप कैसे लिखते, ये लिखते ना a की वैल्यू -1 से 4 के बीच में। देखिए ग्राफ बनाइए खट से, ये ग्राफ है ना, बोलो। -1 कहाँ होगा, 4 कहाँ होगा, -1 पे वैल्यू कितनी मिलेगी -1 अपॉन या 1 अपॉन -1 कितनी मिलेगी -1, और 4 पे ग्राफ यहां जाएगा ना, क्या मिलेगा मुझे 1/4। सुनिएगा ध्यान से, -1 और 4 के बीच में कितना ग्राफ मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, बोलो, और ये मिल रहा है। जो नहीं समझ पाया बताए, -1 से 4 के बीच में ग्राफ का कितना पार्ट है मेरे पास, ये, अरे देखो भाई कितना पार्ट है मेरे पास, Yes, sir. इतना इधर और इतना, इसका मतलब इधर क्या कहा जाता है -∞, और इधर क्या कहा जाता है। अब आप बता सकते हैं कि ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, a 1/a कहां से कहां बिलोंग करेगा, -∞ से -1 यूनियन 1/4 से इनफिनिट। कभी गलत नहीं हो सकता आपका, और नहीं तो अक्सर ये गलतियां आप कर ही जाएंगे। जब भी मैं -1 से 4 कहूं या कोई भी नंबर कहूंगा तो आप 1/a जैसे ही करेंगे तो वही जो अभी गलती किए थे वही गलती करेंगे, और उस गलती के लिए एग्जामिनर भी बहुत होशियार है, वो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन भी देगा जो आप गलती कर रहे हैं। अब चूंकि आपका आंसर मैच कर जाता है तो आप मानते हैं कि हाँ सही है यार, मैंने ही तो लगाया है, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा, और वहीं पे गड़बड़ हो। आप लोगों से मैक्सिमम लोग यही अभी कह रहे थे ना जब मैंने यहाँ समझाया था कि ये सिचुएशन है, लेकिन ये बात पक्का हो गई है कि 1/a की वैल्यू -∞ से -1 मींस -1 से पीछे और 1/4 से आगे ही मिलेगी, मींस -1 और 1/4 के बीच में कभी नहीं। चलिए आपको अगर क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फिर से बताइएगा। मैंने पूछा a बिलोंग्स टू -2 से 5 फाइंड 1/a, बता सकते हैं क्या, जल्दी बताइए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं फास्ट। हवा में नहीं, हवा में बताएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत ग्राफ प्लॉट करिए उसके बाद बात करिए मुझसे, तुरंत ग्राफ प्लॉट करिए उसके बाद बात करिए। कहां से कहां तक है, -2 और -2 पे क्या मिलेगा -1/2, और 5 पे क्या मिलेगा 1/5, दोनों के बीच में ग्राफ कितना
इतना ही है ना। इसका मतलब 1/a किसके बीच में होगा, माइनस इंफिनिटी से -1/2 यूनियन 1/5 है ना यहाँ हाइट, 1/5 से कहाँ तक, इंफिनिटी। ये आप लिखें। गॉट इट Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगली बात पर आते हैं। अगली बात पर अगर आए तो यही चीज हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि x की पावर 6 ग्रेटर देन x की पावर 4 सही लिखा है कि गलत? बोलिए पक्का? Yes, sir. मैं कहता हूं कि सॉल्व दिस, इसका सॉल्यूशन बताइए, कितने लोग बता पाएंगे? x की पावर 6 ग्रेटर देन x की पावर 4। सॉल्यूशन बताइए इस इक्वेशन। व्हाट? हाँ तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो पूछ रहा हूं वो बताइए, क्या ये जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? क्या आप कहना चाहते हैं कि पूरा रियल नंबर पे सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि x पावर 6 इज ग्रेटर देन x पावर 4, बिल्कुल सही है। पढ़ना क्या हमेशा सही है? यस प्लीज। 1 से इंफिनिटी पक्का? -1 से 0 यूनियन पक्का? क्लियर है? बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए कि अगर हम x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ले लें तो आप सोचिए कोई भी नंबर से x की वैल्यू हमने 0.2 ले लिया तो क्या 0.2 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 0.2 की पावर 4? 0.2 की पावर 6 कितना होगा? 0.0000064। क्या मैं सही हूं? 0.0000064 1 2 3 4 5 6 सही है। और ये 0.0016 कौन बड़ा है भाई? ये सही लिखा है क्या? तो छोटा हो गया। तो अभी तो आप कह रहे थे कि सारे x के लिए बात सही है। नहीं, ये भी बहुत जो है अच्छा कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में फुल प्रूफ बैठ जाना चाहिए। क्या बैठना है कि अगर x की पावर 6 ग्रेटर देन x पावर 4 या इवन पावर्स की बात कर रहे हैं तो इवन पावर्स में अगर x -1 से 1 के बीच में होगा तो ये इनइक्वालिटी कभी होल्ड नहीं करेगी। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे? r में से पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 माइनस कर देंगे। या आप ये कह सकते हैं कि आप क्या लिखना पसंद करेंगे? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या इक्वलिटी पे होल्ड करेगा? यहाँ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 की पावर -1 की पावर 6 और -1 की पावर 4 कभी इक्वल वो ग्रेटर देन नहीं हो सकता, हमेशा इक्वल होंगे, 1 ही आएगा। इसलिए हम लोगों को जब इसके सॉल्यूशन की बात करेगा तो हमको r में से किसको माइनस करना है? -1 से 1 क्लोज इंटरवल को माइनस करना है ना। तो अभी कई लोग कई तरह के आंसर दे रहे थे। आप कह रहे थे -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो ही नहीं सकता। -1 से 0 के बीच में ऐसे नंबर्स भी आएंगे जो हमेशा इससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकते, हमेशा क्या होंगे? लेस होंगे, क्योंकि पावर इधर ज्यादा है, पावर उधर कम। तो -1 से 1 के बीच में अगर x रहा तो ये समस्या आने वाली है। और अगर -1 से 1 के बीच में नहीं रहा तो फिर आप कहेंगे यस x की पावर 6 इज ग्रेटर देन x की पावर 4। क्लियर? इसके बाद अगला कंसेप्ट आप देखिए, सब लोग जानते हैं इस कंसेप्ट को, लेकिन देखते हैं कितने लोग को याद है अभी। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर क्या है? 12। चलिए 12 नंबर देखिए। क्वेश्चन ये है मेरा, a प्लस बी का होल क्यूब पता है आपको क्या होता है?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलिए सी ए बी ब्रैकेट में सबको पता है। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी बी ए बी स्क्वायर प्लस बी। क्यों? मैं अगर आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 4 बताइए तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। क्या होगा? a की पावर 4, 4c0 1, 4c1 4, a में एक कम कर देंगे और b में एक बढ़ा देंगे। फिर 4c2 कितना आएगा? 6, बोलिए a में एक कम कर देंगे और b में एक बढ़ा देंगे। फिर 4c3 4 के इक्वल होगा, a में एक कम कर देंगे, b में एक बढ़ा देंगे और फिर लास्ट में b की पावर 4। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 4 अगर हमको बाइनोमियल थ्योरम आती है। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? कौन बताएगा भाई? जीरो होता है? ये कहां पर किसने पढ़ा भाई? जीरो होता है। इसका फैक्टराइजेशन पूछ रहा हूं मेरे भाई। हाँ बोलिए। a प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस फिर माइनस सी, वेरी गुड। यही होता है, सबको याद है? अच्छा, इसको क्यों सुना है? ये किसका एक्सप्रेशन है? 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसी का है क्या? कैसे? यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर यहाँ फैक्टराइज करें, यही आएगा। मींस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत परेशान करता है कहीं कहीं आकर के। ये जो आपका फैक्टराइजेशन है ये हमेशा परेशान करेगा, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca के इक्वल होता है, या हाफ a प्लस बी प्लस सी a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको क्यों बता रहे हो? मैं बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। दो बातें यहां से आप देख सकते हैं। पहली बात कि अगर a प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो दिया हो और मैं आपसे पूछूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताओ, तो आप सीधे लिख देंगे 3a। कैसे कैसे भाई? अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो फिर ये जीरो हो जाएगा, तो फिर जीरो इंटू कुछ भी करेंगे जीरो आएगा, तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो, और यहां पर ये पूरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, तो 3abc इधर चला जाएगा तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आएगा। पक्का? इससे क्या पता चला आपको? दूसरा कंसेप्ट, अगर मैं कभी धोखे से कह दूं कि नहीं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? आप बता सकते? बोलिए। ये भी 3abc होगा। पक्का? कितने लोगों ने क्लिक किया? 1 2 3 और 4, और लोग क्लिक ही नहीं किया। अरे भाई ये वाला यूज कर लीजिए ना। a प्लस बी प्लस सी जीरो था तो ये वाला यूज किया। अब इसी का फैक्टराइजेशन ये भी तो है। अब अगर a b c तीनों बराबर है तो a माइनस बी, जीरो b माइनस सी, जीरो c माइनस a, पूरा जीरो इंटू कुछ भी मीन्स ये पूरा, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या? समझ आया? नहीं आया? आ गया?
तो ये दोनों फॉर्मूले बताने का रीजन यही था कि मुझे कभी कभी क्वेश्चन इस तरह की चीजें दी रहेंगी और मुझे मालूम होना चाहिए कि आखिर आगे क्या आने वाला है। देखिए एक और लेते हैं, जैसे कहीं आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ यार मेरे को। कौन बता सकता है? बोलिए बोलिए, सब बता सकते हैं। अरे दिस इक्वल टू 3a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a होगा। नहीं यार, ये a है, ये b है, ये c है, तीनों का सम क्या? तीनों को जोड़ो, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a को, जीरो। a माइनस बी ये पूरा a का काम कर रहा है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की बात कर रहा हूं। तो a का काम कौन कर रहा है? ये। b का काम, c का काम, a प्लस b प्लस c करो कितना आएगा? नहीं आएगा जीरो। अगर a प्लस b प्लस c, बोलेगा थोड़ी हर जगह कि a प्लस b प्लस c जीरो है। आपको भी तो अपना दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ पर आपको जो दिया है एक्सप्रेशन, उसमें जो अंदर a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है और c का काम कर रहा है, तीनों का सम क्या है? जीरो है कि नहीं? ये आपको खुद चेक करना है। और अगर ये सम जीरो है तीनों का, तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी पक्का b a × b × c के बराबर होगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बोल जाओ, है कि नहीं? बोलिए। हाँ भाई, कभी कभी होता है कि हमसे किसी ने क्वेश्चन अगर ऐसा किया तो हम क्या करने जाएंगे? हम भिड़े रहेंगे, पहले इसका होल क्यूब करेंगे, फिर इसका होल क्यूब करेंगे, फिर इसका होल क्यूब, पूरा सॉल्व करेंगे। इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा कि पूरा टाइम वही खा जाएगा एक छोटा सा एक्सप्रेशन सॉल्व करने। बट जो कंसेप्ट है, अगर आपके दिमाग में बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वहां पे आपकी स्पीड कोई बनाने से रोक सकता है। आपको नो डाउट कैलकुलेशन में स्पीड मिलनी मिलनी, ठीक है ना? ये क्लियर हुआ ना? बोलिए भाई, होगा क्या कि जैसे मैं आपसे कह दिया कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, फिर यहां भी मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, फिर यहां भी लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ, तो आप जनरली क्या कहोगे? वैसे देखा जाए तो 3a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को यहां देखें, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा c। मैंने एक एग्जांपल लिया है, हो सकता है ये और ये और ये तीनों बराबर, और अगर तीनों बराबर है तो फिर उनका जो क्यूब होगा वो 3 this into this के बराबर होगा। तो वही कहानी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गई बात? तो ये है आपके छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर? नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरवल, और इंटरवल की बात करने के बाद हम बात करेंगे वेवी कर्व मेथड। ये भी बेसिक कंसेप्ट में ही आता है। लॉगरिथम, ये भी बेसिक कंसेप्ट में आता है। एक्सपोनेंशियल, उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक कंसेप्ट में आता है। इनइक्वालिटीज, इस पर नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन अभी बहुत लोगों के दिमाग में बने होंगे। उनको बिल्कुल क्लियर कट एक दिमाग में आ जाए कि हाँ नहीं, हमको इस तरह से ही इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। बहुत सारी इनइक्वालिटी मैं जानता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि आपको आती है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो उस चीज के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप